हेलो, आज हम पढ़ेंगे हीमोस्टेसिस। हेमेटोलॉजी का टॉपिक है। पिछली क्लासेस में हमने एनीमिया तक पूरी क्लासेस देख ली थी। आज हम देखेंगे हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है? हीमोस्टेसिस का मतलब होता है ब्लड कोएगुलेशन। जब से हमको ब्लीडिंग होती है, जब तक क्लोट बनता है, उसके अंदर जो भी मैकेनिज्म होता है उस ड्यूरेशन में, उसको हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस। तो आज हम पढ़ेंगे कि हीमोस्टेसिस होता क्या है, होता कैसे है। ठीक है, ये पूरा क्लोटिंग फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, हीमोस्टेसिस का फाइनल मतलब हम देखें तो ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म, कि जब से हमको चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लड क्लोटिंग तक की ड्यूरेशन में जो भी प्रोसेस हो रही है उसको हम हीमोस्टेसिस बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हीमोस्टेसिस की स्टेजेस होती हैं। उसके पहले आपको क्लोटिंग फैक्टर याद करना पड़ेंगे। सबसे पहले आता है फिब्रिनोजन। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोथोनिन। उसके बाद आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। आसान याद करना, जैसे तीन तीन का याद कर लिया, FPT ऐसे याद कर लिया, तो फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्ट। उसके बाद आता है फोर्थ आयनिक कैल्शियम, या सिर्फ कैल्शियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ आता है लाइब्रिन फैक्टर। उसके बाद सिक्स्थ अननोन है, क्योंकि अभी तक पता नहीं पड़ा है उसका कि क्या नाम। ठीक है, उसके बाद सिक्स हो गया। सेवेंथ आता है स्टेबल या तो प्रो कन्वर्टिंग फैक्टर। ठीक है, उसके बाद एट्थ आता है एंटी हीमोफिलिक ए, और नाइन्थ को हम या तो बोलते हैं क्रिस्टमास या तो एंटी हीमोफिलिक बी। ठीक है, शॉर्ट में लिखा समझ लो। फिर टेंथ हमारा आता है स्टोन फैक्टर। 11th हमारा आता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, उसके बाद 12 और 13। 12 आएगा हमारा हैंगमैन फैक्टर, और 13 हमारा आएगा फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। इसको आप कम से कम 5 से 6 बार लिखोगे और 5 से 6 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, आयनिक कैल्शियम, लाइबल फैक्टर, अननोन, फिर स्टेबल और प्रो कन्वर्टिंग फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक ए, एंटी हीमोफिलिक बी, ये जरूर याद करना कि एंटी हीमोफिलिक बी को क्रिस्टमास फैक्टर भी बोलते हैं। फिर स्टोन फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, हैंगमैन फैक्टर और फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, अब ये हम यहीं पे रुकते हैं। ये फैक्टर लर्न होना बहुत इम्पोर्टेंट है हीमोस्टेटिक के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ों में अगर कोगुलेशन मैकेनिज्म समझना है तो ये फैक्टर बहुत काम है। ठीक है, हीमोस्टेसिस की जो लास्ट जो प्रोसेस रहेगी वो इसी पे डिपेंड करती है। बाकी हीमोस्टेसिस की दूसरी भी स्टेजेस है, वो मैं आपको पहले समझाऊंगा। फिर फैक्टर में इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक कॉमन पाथवे के उसमें ये बहुत ज़्यादा, जब तक फिब्रिन क्लोट बनता है, फिब्रिन फ्लूइड बनता है, प्रॉपर फ्लूइड बनता है, उसमें इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये याद होना चाहिए। इसको मैं यहाँ पे अभी स्टॉप कर रही हूँ, ये इसका काम बाद में लगेगा, तो ये यूज होएंगे समझाने में। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ हीमोस्टेसिस।
फर्स्ट स्टेज हमारी होती है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। सेकेंड हमारी होती है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, फिर होता है ओवुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। ये 3 स्टेजेस होती है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, कोगुलेशन ऑफ ब्लड या एग्रीगेशन के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये तीनों स्टेजेस होती है। अब हम एक एक करके सारी स्टेजेस समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान को समझना। सबसे पहले हम समझेंगे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेसो नाम से समझ में आ रहा होगा वैसे तो। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ध्यान से समझना इसको। देखिए, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसो का मतलब होता है वेसल्स, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन सकरा होना, सिकुड़ना, मतलब नैरो होना वेसल्स का, ठीक है। इफ कंडीशन ये हम देख रहे हैं कि ये एक वेसल, ठीक है, यहाँ पे लगी है, इसमें अगर कट लगा होता है, इसमें अगर कट लगा तो हम देखेंगे कि ये कट लगा। अब इसके अंदर एक लाइनिंग होती है, एंडोथीलियल एंडोथीलियल लेयर होती है, जिसको मैं बोलते हैं, ठीक है। उसमें एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको हम बोलेंगे कोलेजन। कोलेजन जब ही ऐसा हो सकता है कि अब ये भी तो दिमाग में क्वेश्चन बन सकता है कि थ्रोट अंदर क्यों नहीं होता, मतलब बिगर चोट लगी थ्रोट क्यों नहीं बनता है। वो इसलिए नहीं बनता है, ऐसा हम कह सकते हैं कि इसलिए नहीं बनता है क्योंकि जब चोट लगती है तो ही कोलेजन रिलीज होता है एपिथेलियल लेयर में, ठीक है। तो भी कोलेजन रिलीज होगा, ऐसे नहीं होता है। चोट लगेगी जब भी कोलेजन रिलीज होगा, ओके। कोलेजन रिलीज होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारी सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, यहाँ पे बहुत सारी RBC, WBC, प्लेटलेट सब है। तो यहाँ पे कोलेजन से प्लेटलेट कंबाइंड होके एक्टिवेट हो जाएगी। प्लेटलेट पहले इनएक्टिवेट थी, यहाँ पे सर्कुलेशन में इनएक्टिवेट थी, ऐसे यहाँ पे कोलेजन से कंबाइंड होके एक्टिवेट हो जाएगी, उसके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल जाएंगे, इसको हम बोलेंगे एक्टिवेट, और यहाँ पे अधेयर हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, चोट का जो ये न्यूक्लियर एरिया वो रिकवर होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, जिससे ब्लड ब्लीडिंग है जो वो कम होने लग जाएगा, और फ्लोट बनने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और धीरे धीरे लूज क्लोट बनने लग जाएगा। प्रॉपर तो नहीं बनेगा, लूज बनने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अधेर होगी, तो परमानेंट क्लोट बनने में तो टाइम लगेगा, लेकिन लूज क्लोट बन जाएगा, ठीक है। पहले इनएक्टिवेट थी, एक्टिवेट कब हुई, जब कोलेजन हुआ। अब प्लेटलेट जब एक्टिवेट होती है तो एक VWF वन विंडी-ब्रॉन फैक्टर रिलीज करती है, जो कि कोलेजन और जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट है उसमें ब्रीज की तरह काम करता है। मतलब वॉन विली वैन फैक्टर क्या करता है, जो इसमें प्लेटलेट सर्कुलेट हो रही है उनको भी इंक्रीज करता है क्लोटिंग मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करने के लिए, और कोलेजन और प्लेटलेट एक्टिवेटेड प्लेटलेट के बीच में ब्रीज की तरह काम करता है। एक्टिवेटेड प्लेटलेट एक और सब्सटेंस रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं सीरोटोनिन, ठीक है।
ये तो हमारा हो गया वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन की प्रोसेस इतनी है कि जो प्लेटलेट इनएक्टिवेटेड है उनको एक्टिवेट करके कोलेजन वहाँ पे एंडोथेलियल लेयर से रिलीज़ होता है, उनके साथ कंबाइंड होके वहाँ पे प्लेटलेट का अधेरेंस, जिससे नैरो हो जाती है, जो चोट लगी है वो सिकुड़ने लग जाती है और कम से कम ब्लीडिंग होती है और लूज क्लोट बनने का संभावना बनती है। ठीक है, अब हमारा दूसरा था प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है, इधर देखेंगे, इसमें क्या होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, जो एक्टिवेटेड, यहाँ पे एक्टिवेटेड जो प्लेटलेट्स रहेंगी वो दो चीज़ें सीक्रेट करती हैं, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और थ्रोम्बोसिन 8, ये दोनों को रिलीज करेगी। ये क्या करेंगे, प्लेटलेट को अधेर और एग्रीगेशन, मतलब उसके ऊपर जमने का, एग्रीगेशन का काम करेंगे। ठीक है, जिससे लूज क्लोट बन जाएगा। लूज फ्लोर बन जाएगा प्लेटलेट को। ये दोनों सब्सटेंस क्या करेंगे, जो सीक्रेट होंगे वो प्लेटलेट को अधेर, मतलब ऐसे एक के ऊपर एक जन चोट लगे वहाँ जमने के लिए वो करेंगे, जिससे क्लोट मतलब लूज तरीके से बन जाए। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है हमारा कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। थर्ड, तो इसमें मेन प्रोसीजर होता है, अब आएंगे हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर है ना, उनका काम अब आएगा। ठीक है, फिब्रिनोजन है ना, इसमें फिब्रिनोजन फाइब्रिन थ्रेड में कन्वर्ट होता है, एक्टिवेट होता है, जिसमें ये सारे क्लॉटिंग जो 13 फैक्टर है वो सारे काम आते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू होता है फाइब्रिन थ्रेड्स, उसमें 3 पाथवे काम आते हैं, इंट्रेंसिक पाथवे, एक्सप्लिसिट पाथवे और कॉमन पाथवे। और ये फिब्रिन थ्रेड से स्टेबल क्लोट बनेगा। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे। ठीक है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।